नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। चूँकि अभी बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ ही नेट का भी पेपर आ रहा है, तो इसके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो संवाद आते हैं हमारे, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, इन चारों को हम एक साथ एक ही वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। अपना जो आप, क्योंकि डिटेल में तो आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके होंगे, लेकिन अगर हम एक ही साथ इन्हें रिवाइज़ करें तो हमें जो है इजीली ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इन लोगों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। ये सारा का सारा जो चारों वाद हैं हमारे, इनके बारे में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपादक की, प्रतिपादक और समर्थक। तो मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म को चारों मैंने टेबल फॉर्म में इसको किया है, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए और आप चीज़ें इजीली याद रख सकें। तो सबसे पहले प्रतिपादक की अगर हम बात करें या समर्थकों की बात करें, तो जो आदर्शवाद है उसके प्रतिपादक सुकरात हैं, प्लेटो हैं, जेंटाइल, डेकार्टे, स्पिनोजा, हीगल, शेलिंग, कांट, फिक्टे, अरविंद, शापेनहावर, विवेकानंद, गांधी, टैगोर, ये सब जो है आदर्शवाद के समर्थक में आते हैं, जिन्होंने आदर्शवाद को फॉलो किया है। जो मुख्य इसके जो वो हैं प्रोपाउंडर कह सकते हैं आप, या प्रतिपादक कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो आइडियलिज्म की बात की थी वो सुकरात ने की थी। हालांकि इन्होंने जो अपने विचार शेयर किए थे, इन्होंने सिर्फ थॉट शेयरिंग तक ही रखा था, नॉलेज शेयरिंग तक, लेकिन प्लेटो ने इसे एक्सपेंड करके आगे बढ़ाया। इसके बाद रियलिज्म को देखते हैं। तो रियलिज्म के जो प्रतिपादक हैं वो अरस्तु हैं, और इसके जो समर्थक हैं बाकी ये सब इसमें आते हैं, इरेस्मस, रेबलस, मिल्टन लॉर्ड, मॉन्टेन, जॉन लॉक, मूल कास्टर, फ्रांसिस बेकन, राटके, कमेनियस, वाइटहेड और बर्ट्रैंड रसेल। इसी प्रकार से अगर नेचुरलिज्म की बात की जाए तो जो प्रतिपादक हैं वो रूसो हैं। बाकी इसमें काम्टे, बेकन, हाब्स, डार्विन, लेमार्क, हेक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड, शाम्यूल बटलर, ये लोग आते हैं। और प्रैग्मेटिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया है चार्ल्स सेंट पियर्स और विलियम जेम्स ने। बाद में इसको जो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रैग्मेटिज्म के लिए है वो जॉन डिवी का है। शिलर और किलपैट्रिक भी इसी के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं तत्व मीमांसा की, कि तत्व मीमांसा क्या कहती है। मेटाफिजिक्स जो है आइडियलिज्म में क्या है, और रियलिज्म के अनुसार क्या है, नेचुरलिज्म के अनुसार क्या है, और प्रैग्मेटिज्म के अनुसार क्या है। तो तत्व मीमांसा सबसे पहले देखते हैं आइडियलिज्म के अनुसार। संपूर्ण दर्शन को दो भागों में विभाजित किया है। जो आइडियलिस्ट हैं, जितने भी आदर्शवादी हैं, उन्होंने सारे दर्शन को दो भागों में विभाजित किया है, वस्तु जगत और विचार जगत। इन्होंने कहा है कि वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व दिया है। सभी आदर्शवादियों ने वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व दिया है। अब रियलिज्म की जो तत्व मीमांसा है, इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड विभिन्न वस्तुओं से निर्मित है। पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यथार्थ के चार रूप हैं। इन्होंने चार प्रकार का यथार्थ बताया है: मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिकतावादी यथार्थवाद और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। इन्होंने चार प्रकार से इसको डिवाइड किया है। इसके बाद नेचुरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृतिवाद के भी तीन रूप बताए हैं: पदार्थवादी, यंत्रवादी और जैविक। प्रयोजनवाद की बात करें तो इसके भी तीन रूप बताए प्रयोजनवादियों ने: मानवतावादी, प्रयोगात्मक और जैविक। तो ये थी इन तीन चारों वाद की तत्व मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं कि आइडियलिज्म के अनुसार ज्ञान को किस तरह बताया गया है। वास्तविक ज्ञान विचारों के दिव्य क्रम और आत्मा और ईश्वर के वास्तविक रूप को जानना है। इनके अनुसार जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान प्राप्त करना है, वो क्या है कि जो वास्तविक ज्ञान है वो विचारों के दिव्य क्रम और आत्मा के ईश्वर के वास्तविक रूप को जानना है। यानी जो ईश्वर का वास्तविक रूप है उस तक पहुँचने, उसको जानना ही ज्ञान है। यथार्थवादियों के अनुसार इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह सच्चा ज्ञान है। इन्होंने कहा है कि जो हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को ही इन्होंने सच्चा ज्ञान कहा है।
अब प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवादी ज्ञान प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक मानते हैं। इनका मानना है कि जो प्रकृति है उसका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। और प्रैग्मेटिज्म जो कहता है, प्रयोजनवाद कहता है अनुभवों का पुनर्निर्माण ही ज्ञान है। कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको नई नई रूपों में मिलते हैं उनका पुनर्निर्माण होता है। नए कुछ करके करके हम जो सीखते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, तो वो पुनर्निर्माण ही ज्ञान है। अब बात कर लेते हैं मूल्य मीमांसा की कि आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा क्या कहती है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। इनके अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार क्या है, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जिसका माध्यम सत्यम शिवम सुंदरम है। उन्होंने 3 माध्यम बताए हैं कि सत्य बोलना है, शिवम और सुंदरम के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। इसके बाद रियलिज्म की अगर हम बात करें, यथार्थवाद की, तो यथार्थवाद के अनुसार मानव जीवन की सुरक्षा करना और उसके जीवन को सुखी बनाना यथार्थवाद का उद्देश्य है। यानी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना। एक तरीके से अगर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आज का प्रेजेंट जो दिखता है यथार्थवाद, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट है दिखाई दे रहा है, उसकी सुरक्षा करना और उसके जीवन को सुखी बनाना ही यथार्थवाद का उद्देश्य है। अब इसमें अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्राकृतिक पदार्थों और प्राकृतिक गतिविधियों को वास्तविक मानता है। प्रकृतिवाद मानता है कि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और उन जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनको ही रियलिस्टिक मानता है ये। प्रयोजनवादी की बात करें तो प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं रखते, ये नहीं मानते इन सब चीज़ों को, बल्कि इनके अनुसार क्या है, मनुष्य में वह शक्ति होनी चाहिए जिससे वे बदलते परिवेश में समायोजन कर सकें। यानी जैसे जैसे चेंज आता है उसके साथ वो एडजस्टमेंट कर सकें। व्यक्ति में इस प्रकार का सामर्थ्य होना चाहिए। इसके अनुसार इन्होंने मूल्य मीमांसा को इस तरह बताया है। तो हमने एक ही स्लाइड में इतनी सारी चीज़ें देखनी कि इसके समर्थक कौन है और प्रतिपादक कौन कौन है, तत्व मीमांसा क्या कहती है चारों वाद की, ज्ञान मीमांसा क्या कहती है और मूल्य मीमांसा क्या कहती है। अब बात कर लेते हैं आदर्शवाद का अर्थ। अगर हम अर्थ और परिभाषा 2 बिंदुओं पर बात करते हैं तो पहला है आदर्शवाद का अर्थ 2 शब्दों से मिला है। आदर्शवाद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का अर्थ है विचार तथा इज्म का अर्थ है वाद यानी विचारवाद। आइडिया शब्द में उच्चारण की सुविधा के लिए एल जोड़ देने से आइडियलिज्म शब्द बना है। आदर्शवाद को विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 इसके अन्य नाम हैं। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो सीधे आदर्शवाद ना पूछ के इस तरह भी पूछ लिया जाता है। यथार्थवाद के लिए देख लेते हैं। यथार्थवाद के लिए अंग्रेजी का शब्द रियलिज्म आता है। रियल शब्द ग्रीक भाषा के रीस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है वस्तु। इज्म का अर्थ है वाद अर्थात वस्तुवाद। रियलिज्म या यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व के से संबंधित एक दृष्टिकोण है, इसे वस्तुवाद भी कहा जाता है। जो शब्द की अगर हम बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, ये अक्सर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो उनमें कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को स्वीकार करते हुए प्रकृति को अंतिम सत्ता मानती है और मानव के प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर ही सभी वस्तुओं की व्याख्या करती है। प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो प्रैग्मेटिज्म जो है प्रैग्मा शब्द से लिया है, जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य। अब बात कर लेते हैं परिभाषा की। तो सबसे पहले आदर्शवाद की परिभाषा देखते हैं। सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित करते हैं, प्रकाश में लाना है। यानी उस व्यक्ति के अंदर जो भी विचार हैं उसके स्वभाव के अंदर निहित हैं, उनको बाहर निकालना ही, बाहर लाना आदर्शवाद के लिए अनुसार शिक्षा है। अगर इसके अनुसार देखें तो व्यक्ति के अंतर्निहित जो विचार हैं उनका प्रकाश में लाना शिक्षा है। रियलिज्म की अगर हम बात करें तो कार्टर वी गुड के अनुसार वह सिद्धांत जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है, उसकी प्रकृति और गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं, इन्होंने ये बताया है। जेम्स वार्ड ने परिभाषा दी है नेचुरलिज्म की। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फिलोसफर हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। मैंने यहाँ पर एक एक ही परिभाषा डिस्कस की है, बाकी आप बुक से स्टडी कर सकते हैं। और भी परिभाषाएं हैं क्योंकि अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में डेफिनेशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कोशिश करें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उन्हें सभी को कवर करें। जेम्स वार्ड, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है।
अब राउस के अनुसार परिभाषा देखते हैं प्रयोजनवाद की क्या है। प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो ये मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है, और वह यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ये जो स्टेटमेंट है, वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है, ये स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि किसके अनुसार है ये, तो ये याद रखना है कि प्रयोजनवाद के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख सिद्धांतों की। अगर हम चारों वादों को देखें तो चारों वाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। आदर्शवाद के जो प्रमुख सिद्धांत है वो है वस्तु की अपेक्षा इन्होंने विचार को अधिक महत्व दिया है। इसके बाद दूसरा इनका मुख्य सिद्धांत है जड़ प्रवृत्ति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व इसमें ज़्यादा है, क्योंकि विचार का महत्व तो विचार तो मनुष्य से ही संबंधित है, इसलिए जड़ प्रवृत्ति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व दिया है। आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास, इनका जो विश्वास है वो आध्यात्मिक सत्यों और मूल्यों में है। व्यक्तित्व विकास का महत्व और भिन्नता में एकता का सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत आदर्शवाद में दिए हैं, क्योंकि इनका अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति है। आध्यात्मिकता की तरफ इन्होंने बल दिया है, तो उसी के हिसाब से इनके सिद्धांत भी हैं। अब बात करते हैं रियलिज्म की। रियलिज्म के अनुसार प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। ये कहते हैं कि जो दिख रहा है वही सत्य है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वारा है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो ज्ञान के द्वारा, यानी जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो हमारी इंद्रियों द्वारा ही हमारे अंदर पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। पर अलौकिकता को अस्वीकार करते हैं, यानी ये ईश्वर जैसी किसी अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, ये नहीं मानते कि ऐसा कुछ है। प्रयोग पर बल, इन्होंने जो है प्रयोग पर बल दिया है। मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल दिया है। वस्तु जगत में नियमितता को स्वीकार किया है। ये सभी यथार्थवाद के सिद्धांत हैं। अब प्रकृतिवाद के सिद्धांत देखते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार संसार एक महान यंत्र है। दूसरा इनका सिद्धांत है जीवन प्राणविहीन पदार्थ से विकसित है। ये प्राण विहीन मानते हैं जीवन को, जीवन एक प्राणविहीन यानी मैटर से बना हुआ है, इसमें कुछ भी प्राण जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है, मैटर से बना हुआ है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ पशु है। प्रकृतिवादियों के अनुसार जो मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ पशु है। मानव विकास प्राकृतिक क्रिया है, ये नेचुरल प्रोसेस है। जो मानव का विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। मानव जीवन का उद्देश्य सुखी रहना है। मानव चाहता है कि वो सुखी रहे, तो उसका जो उद्देश्य वो सुख प्राप्त करने के लिए ये प्रयास करता है। अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। इनके अनुसार जो अंतिम सत्ता है वो भौतिक तत्व है। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म की। प्रैग्मेटिज्म में क्या है, प्रयोजनवाद में सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति। इनके अनुसार जो है सत्य परिवर्तनशील है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, समय के अनुसार जो है प्रकृति में चेंज आता रहता है, तो जो सत्य की प्रकृति है वो बदलती रहती है। मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो मानव के प्रयास होते हैं उनका जो है बहुत महत्व है, उसी के अनुसार चीज़ें होती हैं, चेंजेस आते हैं। अनुभव अनेक प्रकार से संबंधित वह बदलते रहते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। उपयोगिता के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया है। सामाजिक व जनतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास है इनका। मानव की शक्ति का महत्व बताया है, क्रिया का महत्व बताया है। वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास, बहुतत्व में विश्वास, वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है, ये इनका स्टेटमेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है तो इसे ज़रूर ध्यान रखें, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लचीलेपन में विश्वास, ये सभी चीज़ें प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं इनके अनुसार शिक्षा क्या है। अगर शिक्षा की बात करें तो आदर्शवादी बालक के सद्गुणों का विकास करने वाली शिक्षा को ही वास्तविक मानते हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि जो बालक के सद्गुणों का विकास करे वही शिक्षा है। यथार्थवादी मानते हैं, यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। ये मानते हैं कि एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है एजुकेशन। प्रकृतिवादी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसके स्वभाव के अनुसार ढालने और उसके जीवन को सुखमय बनाने में मदद करे। इनका है कि उसको व्यक्ति को उसका स्वभाव के अनुसार ढालने और जीवन को सुख बनाने के लिए जो मदद करे वो शिक्षा है। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा परिवर्तन की पक्षधर है, वह किसी सिद्धांत या नियम को स्थिर नहीं मानती, अतः शिक्षा एवं शिक्षालयों को परिवर्तन का अग्रदूत होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है परिवर्तन के पक्षधर है, यानी जैसे जैसे चेंज आता है उसी के अनुसार व्यक्ति की शिक्षा बढ़ती रहती है, किसी पर्टिकुलर नियम या सिद्धांत को इसके लिए नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की, कि पहले यथार्थवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का उन्नयन,
आध्यात्मिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास और सक्षम नागरिक का निर्माण या सृजन करना, ये आदर्शवाद का उद्देश्य है। अब देखते हैं यथार्थवाद के अनुसार। यथार्थवाद का मुख्य उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना है। शारीरिक विकास और इंद्रियों का प्रशिक्षण है। मानसिक क्षमताओं का विकास है। प्रकृति को सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और व्यावसायिक विकास। इनका टोटल जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो मानव जीवन के लिए यूजफुल सभी के हैं। लेकिन अगर यथार्थवादियों की बात करें तो इनका जो मुख्य उद्देश्य हो गया है मानव जीवन को सुखी बनाना। प्रकृतिवादियों की बात करें तो इन्होंने कहा है मानव यंत्र को पूर्ण बनाना, वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, वातावरण के साथ अनुकूलन, प्राकृतिक विकास, मनुष्य का व्यक्तिगत विकास। इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। इनके अनुसार शिक्षा के ये मुख्य उद्देश्य हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं वो है अधिक से अधिक विकास तथा नवीन मूल्यों की रचना करना, सामाजिक परिवेश में समझने की शक्ति का विकास करना, गतिशीलता का विकास, सामाजिक कौशल का विकास, लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा। इन सभी के ऊपर इन्होंने बल दिया है। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की कि आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या है। तो प्लेटो के अनुसार 3 प्रकार का पाठ्यक्रम बताया गया है, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक। बौद्धिक जिसमें यानी बुद्धि का प्रयोग हो, इंटेलेक्चुअल हो, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, इस टाइप की जो विषय आते हैं बौद्धिक में आएंगे। कलात्मक यानी जिसमें आपकी विशेष कला का ज्ञान है, जैसे म्यूजिक है, आपका ड्राइंग है, इस टाइप की चीज़ें। नैतिक में आपकी मॉरल एजुकेशन से संबंधित जो शिक्षा है वो आ जाती है। इसके अलावा रॉस ने 2 तरीके से बताया, शारीरिक और आध्यात्मिक, यानी जो शारीरिक विकास से संबंधित है और आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है पाठ्यक्रम को। यथार्थवादियों के अनुसार प्रकृति, विज्ञान तथा व्यवसाय से संबंधित प्रमुख है। इन्होंने क्योंकि यथार्थ पर दिया है कि जो प्रत्यक्ष जगत है वही सत्य है, तो उसी के अनुसार इन्होंने प्रकृति, विज्ञान और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को प्रमुख बताया, क्योंकि जीवन को सुखी बनाने के लिए इनसे क्या आवश्यकता होती है, इसी आधार पर इन्होंने अपना पाठ्यक्रम बताया है। भाषा, कला, साहित्य इनके हिसाब से गौड़ है। प्रकृतिवादियों की अगर हम बात करते हैं तो बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्राकृतिक रुचियों आदि को महत्व दिया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया है, स्वाभाविक क्रियाओं को महत्व दिया है, यौन प्रधानता को महत्व दिया है। इन सभी चीज़ों को इन्होंने विशेष रूप से महत्व दिया है। अब अगर हम बात करें प्रयोजनवाद की तो उपयोगिता, रुचि, अनुभव, एकीकरण सिद्धांतों पर आधारित है। तो 3 सिद्धांत हैं, प्रतियोगिता, रुचि, अनुभव का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। इन तीनों पर आधारित इनका पाठ्यक्रम है। अब बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की, इन्होंने किस प्रकार की शिक्षण विधियां बताई हैं। तो आदर्शवाद के जो अनुसार मुख्य शिक्षण विधियां हैं वो प्रश्नोत्तर विधि है, संवाद विधि, आगमन, निगमन और व्याख्यान विधियों पर बल दिया है। यथार्थवाद में आगमन विधि, यात्रा द्वारा शिक्षा, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, इन पर बल दिया गया है। निरीक्षण द्वारा सीखना भी इसमें आ सकता है। इसके बाद नेचुरलिज्म में अगर बात करें तो अनुभव द्वारा सीखना, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, निरीक्षण पद्धति, अन्वेषण विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी पद्धति। ये डाल्टन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक रह गई है इसमें, ये डाल्टन विधि है, डेल्टन नहीं है। इसके बाद है प्रयोजनवाद, 3 सिद्धांतों पर आधारित है, अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार इन 3 सिद्धांतों पर आधारित विधियां ली गई हैं। इसमें आती है करके सीखना, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि और अनुभव द्वारा सीखना। अब बात करते हैं अनुशासन की। अनुशासन की अगर हम बात करते हैं तो आइडियलिज्म के अनुसार जो अनुशासन है वो प्रभावात्मक और दमनात्मक है। रियलिज्म के अनुसार प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक है। और नेचुरलिज्म के अनुसार जो अनुशासन है वो स्वाभाविक अनुशासन में विश्वास करते हैं कि बच्चे में खुद से ही अनुशासन होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म कहता है इनके अनुसार सीमित है, मुक्त्यात्मक और सामाजिक अनुशासन की इन्होंने बात की है। अब बात करते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसा हो। आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षक को बताया गया है उसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, यानी जो इसमें विशेष भूमिका अदा करता है आदर्शवाद में, वो शिक्षक को विशेष भूमिका में बताया है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। रियलिज्म के अनुसार जो शिक्षक है वो विषय वस्तु का जिसे संपूर्ण ज्ञान हो वह शिक्षक है। इनके अनुसार शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसको जो कंटेंट की पूर्ण नॉलेज हो। अब नेचुरलिज्म की बात करते हैं। नेचुरलिज्म में के अनुसार जो शिक्षक है वो कैसा होना चाहिए। इन्होंने प्रकृति को शिक्षक के रूप में माना है। ये माना है कि जो प्रकृति है वही शिक्षक है। जो शिक्षक है उसका स्थान इन्होंने गॉड माना है।
क्योंकि इनका मानना है कि प्रकृति व्यक्ति को सब कुछ सिखा देती है। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इनके अनुसार जो शिक्षक है वो मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए। एक ऐसा एज ए फैसिलिटेटर हो शिक्षक, जो कि मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, बच्चों का मार्गदर्शन करे, वो जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित इसमें इन्होंने बात की गई है। तो उसमें जो है शिक्षक का जो व्यवहार है वो जैसा होना चाहिए, मित्र और पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, ना कि वो उनको पूरी तरीके से, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भी इन्होंने बात की है प्रैग्मेटिज्म में, तो उसके अनुसार जो है ये स्थान उन्होंने पथ प्रदर्शक के रूप में बताया है। अब बात करते हैं स्कूल की। आइडियलिज्म के अनुसार जो स्कूल है वो बहुत आवश्यक है। इनके अनुसार ये मानते हैं कि स्कूल आवश्यक है, क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मिलता है और बच्चों को वैल्यूज़ का और हर चीज़ का डेवलपमेंट उनमें किया जा सकता है। रियलिज्म में कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल होना ज़रूरी है, कुछ कहते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब नेचुरलिज्म की बात करें तो इनका कहना यह है कि स्कूल तो हो, लेकिन इस प्रकार का हो जहाँ जो कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, यानी दृढ़ बंधनों के आधार पर न होकर स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म ने जो है समाज का लघु रूप के रूप में स्कूल को माना है। इन्होंने माना है कि स्कूल जो है समाज का लघु रूप होता है, यानी इनके अनुसार भी स्कूल का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं बालक की, कि आइडियलिज्म के अनुसार बालक कैसा होना चाहिए। बालक का गौड़ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर आइडियलिज्म में भी बताया गया था कि शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसमें बालक का जो है वो स्थान गौड़ है। रियलिज्म में क्या है, छात्र शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इन्होंने माना है कि जो स्टूडेंट है, बालक है, वो शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हो, यानी उसी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चले। नेचुरलिज्म ने भी शिक्षा के केंद्र के रूप में बालक को माना है, और प्रैग्मेटिज्म में भी शिक्षा का केंद्र माना है बालक को, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड की इन्होंने बात की है। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में देखा, हमने चारों बात, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो 4 इज्म आते हैं उनको एक साथ कंपैरिजन किया कि आइडियलिज्म ने क्या कहा है, रियलिज्म में क्या है, नेचुरलिज्म में क्या है, प्रैग्मेटिज्म में क्या है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें देखी कि ये बात किसने दिए हैं, इनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा क्या कहती है, सबको हमने अलग अलग जाना। बाकी जो दर्शन में हम पढ़ते हैं, शैक्षिक विचार, शिक्षा के उद्देश्य, विधियाँ, स्कूल, बालक, शिक्षक का स्थान, इन सभी चीज़ों को हमने कंपैरेटिवली स्टडी किया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यदि इस प्रकार की और वीडियो आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं बनाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।